सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल से 70 बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं शुरू किया हूँ डिवीज़न सीरीज। आज इस कड़ी में नेशनल इशू का कुछ मैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करूँगा, 3-4 टॉपिक, बाकी आने वाले लेक्चर में करूँगा। इसमें सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग करेंगे राज्यपाल या गवर्नर का जो भूमिका काफ़ी चर्चा में रहता है। बाकी न्यायपालिका से जुड़ा बहुत सारा मुद्दा है वो कवर करूँगा, बाकी 1-2 टॉपिक और मैं कवर करूँगा। बाकी आने वाले लेक्चर में जैसे कि इकोनॉमिक इशू पे जो भी करंट अफेयर्स है या सोशल इशू पे जो भी है या साइंस टेक पे जो है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं जो कि नेशनल लेवल पे काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले 1 साल में, उन सारे टॉपिक को मैं आने वाले लेक्चर में बारी बारी कवर करूँगा। तो आइए आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं राज्यपाल की भूमिका। देखिए, ये मैं टॉपिक आपको क्यों कराने जा रहा हूँ, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो अभी एक चर्चा में रहा था। देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, बिल में 3 साल तक क्या ढूंढ रहे थे। तमिलनाडु के राज्यपाल पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पार्डीवाला, जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की राज्यपाल पर विधेयकों को रोके रखने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई की। ठीक ना, कोर्ट ने 3 वर्ष तक विधेयकों को रोके रखने पर क्या उठाया सवाल। मतलब काफ़ी चर्चा में राज्यपाल का पद हमेशा हमारे राजनीति में रहा है, तो और यहाँ बीपीएससी क्वेश्चन पूछता भी, तो मैं इसमें कोशिश करता हूँ जो भी इस पद से जुड़े हुए जो भी विवाद है मैं उसको कवर करने का। देखिए, अगर इनका भूमिका की हम बात करते हैं तो संविधान के मुताबिक राज्य का जो राज्यपाल एक डबल रोल निभाता है। कैसे? राज्य की मंत्रिपरिषद जो होती है उसके फलाह पे संवैधानिक प्रमुख रूप में वो कार्य करते हैं और केंद्र और राज्य के बीच कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हैं, सेतु के रूप में काम करते हैं। ठीक ना, एक चीज़ और बताता हूँ, जो भी इनका फंक्शन, जो इनका पावर है, आप एक बार रिवाइज कर लेंगे आर्टिकल सहित। ठीक है, यहाँ पे मैं उस चीज़ को डिस्कस नहीं करूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे जो करंट अफेयर्स में जो मुद्दा रहता है मैं उसको कवर कर रहा हूँ। देखिए, राज्यपाल की भूमिका संबंधी क्या क्या विवाद अभी हमारे देश की राजनीति में दिखाई पड़ता है आपको। पहली बात तो यह कि केंद्र सरकार द्वारा जो है ना कहीं ना सत्ता का दुरुपयोग करने का प्रयास। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, अभी क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसके लास्ट बार जब चुनाव हुआ था वहाँ पे भाजपा को बहुमत नहीं आया था, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को ना रातों रात मुख्यमंत्री का शपथ दिला दिया गया, जबकि उनके पास बहुमत नहीं था, बाद में उनको पद से इस्तीफा भी देना पड़ गया था। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद ये देखा जा रहा है राज्यपाल ने सरकार निर्माण पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जे भाई, नियम तो यही कहता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है आप उनको न्योता दीजिए, उनकी सरकार बनेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ठीक ना, उसके बाद ऐसा देखा जा रहा है कि पक्षपाती विचारधारा वाले लोगों को ये पद दिया जा रहा है। कई मामले में विशेष विचारधारा वाले पूर्व राजनेता नौकरशाह को राज्यपाल पर दिया गया है। ठीक है, ये भी एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ये केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते, जैसे कि राज्यपाल कई बार राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी, जैसे कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का एग्जाम्पल दे सकते हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल का एग्जाम्पल जब आम आदमी पार्टी सरकार थी, केरल में जब ये मोहम्मद आरिफ साहब जब राज्यपाल थे वहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसी बयानबाजी हमको देखने को मिलती थी या मिलती है। ठीक ना, एक विशेष राजनीतिक दल का पक्ष लेना कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी को, हालांकि नियम है या गठबंधन को सरकार बनाने को आमंत्रित करने को लेकर भी विवाद है, ये भी दिखा सकते हैं आप। ठीक ना, उसका शक्ति का एक गलत उपयोग कैसे हुआ है कि आर्टिकल 356 का भी 100 से अधिक बार प्रयोग किया जा चुका है और विधेयक को आरक्षित कर, यही पर जो है तमिलनाडु राज्यपाल को जो क्वेश्चन पूछा गया अभी, आर्टिकल 200 के तहत जो लंबित विधेयक रखे हुए हैं, तो मतलब विधेयक को आरक्षित कब तक करना है, क्या नहीं करना है, तो ये चीज़ आपका इसमें है। तो ये अभी इतना पॉइंट अगर लिख देंगे क्यों विवाद में है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे लॉन्ग को आपका इसमें आराम हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्णय भी आपको लिखना पड़ेगा। एसआर मुंबई मामला 1994 में कहा गया था कि राज्य सरकार की मनमानी बर्खास्ती नहीं करनी चाहिए आपको, मतलब अगर कोई राज्य सरकार है, राज्यपाल मनमानी ढंग से उसको बर्खास्त नहीं कर सकती। नवाब रेबिया मामले 2016 में कहा गया था आर्टिकल 163 के तहत जो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग वो सीमित है, अनलिमिटेड रूप से आप उसका जो है नहीं कर सकते। आप जब भी कभी इसका आंसर लिखेंगे तो आपको कुछ समिति का जिक्र करना पड़ेगा, एक पुंछी और सरकारी आयोग। मेरे लिए आपको सरकारी आयोग का सिफारिश ये लिखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री से पूछ कर करनी चाहिए, ऐसा इन्होंने सिफारिश किया था। आर्टिकल 356 का प्रयोग दुर्लभ स्थिति में ही होनी चाहिए, ऐसा
इन समिति ने कहा है, ठीक ना। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, विवेकाधीन शक्तियों का विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए, संघवाद को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा कुछ काम करे, राज्यपाल की नियुक्ति पद्धति में कुछ बदलाव होना चाहिए, और राज्यपाल के लिए आचार एक संहिता हो कि हाँ भाई आपको ये मोड ऑफ कंडक्ट है, आप इसी के अंदर क्या करें काम करने का प्रयास करें। तो आप इतना अगर आप विवाद में लिखें तो आप इसमें आराम से हो जाएगा। अब देखिए हमारे देश में कुछ चुनाव के मुद्दे काफ़ी चर्चा में है, जो चर्चा में उसको कोशिश करता हूँ बताने का आपको। देखिए जो आपको करना भी चाहिए, देखिए भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तथा लगभग हर माह कहीं पंचायत चुनाव हो रहा है, कहीं विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कहीं लोकसभा का, ऐसा कुछ ना कुछ चुनाव होते रहता है। तो क्या क्या मुद्दे, देखो पहला मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन का है, तो इसके फेवर में भी है, इसके अगेंस्ट में, हालांकि मैं इसका एक अलग से डिटेल लेक्चर लूँगा, आप वहाँ पर इसको हम लोग देख लेंगे। दूसरा मुद्दा क्या है, राज फंडिंग, मतलब चुनाव में फंड कौन करेगा। राइट टू रिकॉल, देखिए हमारे देश के पंचायती राज सिस्टम में ही सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बोलने का अधिकार है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में ऐसा नहीं है। ईवीएम का विवाद देखते रहिएगा, हम जब भी कभी चुनाव परिणाम होता है नेक्स्ट डे ईवीएम पर विवाद शुरू हो जाता है। दूसरा बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मुद्दा रहता है, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा कि जो भी सोशल मीडिया है उसमें जो भी दिशा निर्देश को लेकर भी कोई ऐसा हार्ड एंड रूल नहीं कि क्या करना है आपको क्या नहीं करना है। दूसरा जो है ना जो कोई अगर दोषी सिद्ध होने पर जो सदस्यता निरस्त का मामला यहाँ पे है, महिला हालांकि दे दिया गया लेकिन हाँ इसको लागू करने में बहुत कठिनाइयों का है, ठीक ना। और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी को चुनाव लड़ने पर रोक का भी मामला है, और आचार संहिता का सख्ती से पालन जो है ना हमारे देश में नहीं होता है। कई चुनाव या कई नेता देखे होंगे कि इस संहिता का जो उल्लंघन करते नजर आपको आते हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे हमारे देश में चुनाव के संबंधित आपको दिखाई पड़े। जब भी कभी क्वेश्चन ये पूछे हमारे देश में वर्तमान में कौन कौन से चुनाव सुधार के मुद्दे हैं उस पर चर्चा की, तो आप ये सब जो है ना 5-6 पॉइंट दिखा सकते हैं, जैसा कि पहले क्वेश्चन पूछा है। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म या प्रतिस्पर्धी संघवाद है। देखिए हमारे देश में क्या है, जब मेरा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद से लेकर 1970 के आसपास हमारे यहाँ क्या था कि सेंट्रल लेवल पर जो पार्टी थी या जो सरकार थी वो काफ़ी पावरफुल थी। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि जो संघवाद का जो नेचर था वो कहीं ना कहीं एकात्मक था। मतलब कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार कांग्रेस की थी, और कांग्रेस मतलब कि इस समय ना राज्य में सेम पार्टी की सरकार थी, वहाँ विशेष कोई दिक्कत नहीं था और एकात्मक आप संबंध दिखाई पड़ता। लेकिन जब 1990 के बाद हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब अडॉप्ट किया तो राज्यों को भी कई तरह के चीज़ें उभर के सामने आई। तो वहाँ पर हम कहते हैं भाई वहाँ पर सहकारी संघवाद था जहाँ केंद्र राज्य मिल के काम कर रहे थे। हालांकि अभी भी ये कॉन्सेप्ट है। अभी जब से मोदी जी की सरकार बनी है और जब फिर नीति आयोग की स्थापना हुई तो आप देखेंगे हमारे यहाँ जो है एक प्रतिस्पर्धी संघवाद का एक नया कॉन्सेप्ट निकल के सामने आया है। ये लगभग जो है ना नीति आयोग का स्थान बाद ज़्यादा ही हमको दिखाई पड़ता है। तो मे भी क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या होता है, इसके लिए क्या क्या किया जा रहा है, या इसके कुछ नेचर या कुछ विशेषता का वर्णन कर, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे आप क्या क्या इसमें लिख के देखिए। एक क्या अवधारणा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें केंद्र राज्यों तथा राज्यों के बीच विकास, न्याय, कानून, प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रतिस्पर्धा किया जाता है, ठीक ना। जैसे कि 2 लेवल पे, एक तो कुछ वर्टिकल जैसे कि सेंट्रल स्टेट से कर रहा है और हॉरिजॉन्टल स्टेट से कर रहा है। ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में 2 चीज़ देखा जाता है कि केंद्र राज्य से भी कुछ विकास को लेकर प्रतिस्पर्धा कर रहा है और राज्य से भी कर रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे आप लिखा सकते हैं। अब देखिए क्या इसके पीछे फैक्टर काम कर रहा है। देखिए आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग के द्वारा ना राजकोषीय संघवाद में मदद राज्यों को किया जा रहा है, ठीक है। जैसे 41% दिया 15 वित्त आयोग, उसके पहले भी 14 वित्त आयोग ने 42% दिया था। और जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन जब 2017 से लागू हुआ वो, और नीति आयोग कई तरह के सूचकांक जारी करती है कि स्कूल गुणवत्ता सूचकांक, राष्ट्र स्वास्थ्य सूचकांक, इनोवेशन सूचकांक, मतलब कि नीति आयोग ऐसे कई सारे इंडेक्स जारी करके ये बताती है कि ये राज्य कम विकास किया, ये अधिक किया है, और आप कोशिश कीजिए कि विकास कीजिए। और जो कमियां हैं नीति आयोग वो भी बता, जैसे कि जो नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें भी यही कोशिश करती है। और नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम कर रही है कि राज्य सरकार को ये दिशा निर्देश करते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये काम करना ताकि आप एक विकसित मतलब स्टेट बन पाइए, ठीक ना। और हमारा देश का जो सरकार की जो पॉलिसी मेक इन इंडिया है इसी बेस पर आधारित है। और गुजरात सरकार जैसे कि गुजरात वाइब्रेंट सम्मेलन करती है, हरियाणा में हैपनिंग हरियाणा
करती है, बिहार सरकार जो है इंटरवेस्टर मीटिंग करती है। ये सब क्या है, कहीं ना कहीं जो है ना विदेशी कंपनी या और भी जो कंपनी है उसको अपने राज्य में बुला के विकास की दिशा में आगे बढ़ने का क्या है, प्रयास है। तो प्रतिस्पर्धी संघवाद हमारे देश में अभी एक चर्चा का मुद्दा। आप ऐसे एग्जाम्पल से बात को लिखिएगा। अब देखिए कई चुनौतियां इसके संबंधित, जैसे कि कई राज्यों में क्षमता निर्माण और नीति की इम्प्लीमेंटेशन में स्थिति बहुत, जो बिहार में ठीक है बहुत कुछ प्रयास हो रहा है लेकिन उनके पास फंड की कमी है। जो पुअर स्टेट है उनके पास कुछ दिक्कत है, ठीक ना। और विरोधी राजनीतिक दल भी उस राज्य में कहीं ना कहीं आना लगाते रहते हैं। कोविड-19 के दौरान संघीय ढांचे में कई तरह की चुनौतियां देखी गई, जैसे लॉकडाउन लगाने को लेके, माइग्रेशन को लेके, ये सब कुछ मुद्दा निकल के सामने आया। और प्रवासी मजदूर एक बड़ी समस्या। देखिए अगर आप देखेंगे कोई बिहार के मतलब अगर महाराष्ट्र में जाके काम कर रहे हैं या तमिलनाडु, तो वहाँ पे जो लोग मतलब लोकल लोग विरोध कर रहे थे, ये भी एक समस्या निकल के सामने आ रहा। और संसाधन का कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो है ना असमान वितरण भी है, उसकी पहुँच भी है। जैसे अगर कुछ अगर झारखंड है या उड़ीसा है, मिनरल्स है लेकिन उनके पास ऐसे कुछ बहुत बड़ी पॉलिसी ने पूंजी नहीं है। या बिहार में बहुत सारा मतलब कि हमारे यहाँ तो अब संसाधन नहीं है, जैसे कोयला है, लोहा है, बहुत कम है। तो एक तो रिसोर्स की कमी है और उसका असमान वितरण हमारे देश के राज्यों में है, उसकी पहुँच भी बराबर सबके पास नहीं है। और अत्यधिक जनसंख्या, कुछ राज्यों पर जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत कुछ चाहकर भी नहीं कर पा रही है। और एजुकेशन की लेकर सबकी समान स्थिति है। केरला बहुत अच्छी स्थिति में एजुकेशन, लेकिन बिहार उतना अच्छी स्थिति में नहीं है। तो ये कई तरह की चुनौतियां हैं प्रतिस्पर्धी संघवाद को लेकर। आप इतना की टर्म डिस्कस करेंगे, अब वे फॉरवर्ड इसमें क्या हो सकता है। देखिए सिर्फ प्रतिस्पर्धी संघवाद नहीं बल्कि सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद की अवधारणा पर बल देना चाहिए। दोनों चीज लेके चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। राज्यों के बीच मौजूद आर्थिक असमानता, सीमा विवाद, राजनीतिक विचारधारा में संघर्ष को समाप्त किया जाए, ऐसा कुछ करके हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। अब इसमें एक और टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, अंतर्राज्यीय विवाद और क्षेत्रवाद, इंटर स्टेट डिस्प्यूट एंड रीजनिज्म। ये काफ़ी चर्चा में अभी है, मे भी इस बार क्वेश्चन यहाँ शॉर्ट या लॉन्ग आ सकता है। भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, परंतु आफ्टर इंडिपेंडेंस केंद्र राज्य तथा राज्य के बीच कई विवाद रहे हैं। जैसे देखिए विवाद का क्या नेचर है, एक तो सीमा विवाद कुछ राज्यों के बीच है, नदी जल विवाद है, भाषा विवाद है, प्रवासी मजदूरों से संबंधी कुछ विवाद है, और क्षेत्रीयता की भावना। ये कुछ की टर्म है जो कभी चर्चा में रहता है। देखिए सीमा विवाद किन किन राज्यों के बीच है, महाराष्ट्र कर्नाटक में जो है ना सीमा पर एक बेलगामी जिला को लेकर विवाद है, ठीक ना। असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, नागालैंड में, मेघालय जो सीमावर्ती जो जिसका कनेक्ट जुड़ता है वहाँ कुछ विवाद इन राज्यों के बीच है। मिजोरम की सीमा असम के कछार, हैलाकांडी व करीमगंज से लगती थी, ये मतलब सीमा पर कुछ विवाद है, ठीक ना। फिर उसके बाद असम नागालैंड के बीच कुछ विवाद है, जैसे कि मेरा पानी गाँव का एक मामला वहाँ पर है, ठीक ना। फिर उसी तरह आपका हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में एक परमाणु क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो है ना विवाद, मतलब कि सीमा विवाद आप एक दो एग्जाम्पल दे सकते हैं। अभी हाल फिलहाल ये काफ़ी चर्चा महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो बेलगामी जिला है इसको लेकर भी कभी कभी चर्चा में रहा था। आप ये एग्जाम्पल अपने आंसर में जोड़ देंगे जब भी कभी आप दिखाएंगे राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर। देखिए नदी विवाद को लेकर अगर हम बात करते हैं, सतलज को लेकर पंजाब हरियाणा में विवाद कुछ ना कुछ रहता है, यमुना को लेकर पंजाब और दिल्ली में विवाद रहता है, और कावेरी नदी विवाद जो साउथ का एक बड़ा मुद्दा, एक नदी विवाद आप एक दो एग्जाम्पल दे सकते हैं। भाषा विवाद या क्षेत्रता में क्या है, जैसे कि बिहारी मराठी कभी चर्चा में हो जाता है। तमिलनाडु में जैसे कि अभी जब देखा गया बिहारी मजदूरों के साथ जो चेंज हुआ, तो ये भाषा विवाद और क्षेत्रता की भावना इन लेवल पर हमको दिखाई पड़ता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो अभी त्रिभाषा विवाद भी है, जैसे केंद्र राज्यों के बीच वो भी आप दिखा सकते हैं। जिस तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने विरोध किया तो वो भी आप चर्चा के विषय है, तो आप वो भी एग्जाम्पल में आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब इसका देखिए क्या समाधान हो सकता है, सभी विवाद को वैधानिक और प्रशासनिक दायरे में रहकर ही हल किया जाना चाहिए, ठीक ना। क्षेत्रता की भावना को सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक विकास के द्वारा हम हल कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए जैसे कि बिहार की समस्या है, बिहार में प्रवासी बहुत लोग दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं, क्यों नहीं हम लोकल लेवल पे ऐसा इंडस्ट्री लगा दें कि बिहार के मजदूरों को बाहर ना जाना पड़े, ऐसी समस्या देखने को ना मिले, ऐसा हमको काम कर सकते हैं। केंद्र सरकार को राज्यों के मामले में हस्तक्षेप
से रुकना, मतलब कि केंद्र सरकार जो भी कहीं मामला जटिल है तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके प्रॉपर वे में कि हाँ भाई आप मामले को सॉल्व कर लीजिए। चुनाव आयोग के द्वारा क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि आप देखते होंगे कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो अपने क्षेत्रवाद को लेकर काम कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। नीति आयोग और वित्त आयोग का जो भी सिफारिश है उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए और क्षेत्रीय जो रीजनल जो काउंसिल है उसको भी मजबूत किया जाए। इसका लगातार मीटिंग करके जो भी मुद्दे हैं इसी परिषद में सॉल्व करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ठीक ना। तो ये इस लेक्चर में 3 टॉपिक, एक तो राज्यपाल का टॉपिक लिए, चुनाव का मुद्दा का लिए, बाकी ये अभी क्षेत्रवाद का मुद्दा और प्रतिशत 4 टॉपिक है इसमें हम कवर किए। बाकी आने वाले लेक्चर में और जैसे कि न्यायपालिका का जुड़ा मुद्दा मैं इसमें कवर नहीं कर पाया, न्यायपालिका के मुद्दा को मैं अच्छे से करूँगा। बाकी जो भी इकोनॉमिक इशू पे जो भी मुद्दे उसको भी मैं कवर करूँगा। बने रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।